दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम एसटी ब्रेकर के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर हमारे पास अरीवा का ब्रेकर है, तो अरीवा का ब्रेकर का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है, इस ब्रेकर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इस ब्रेकर को कहां पर यूज किया जाता है, इन सब विषय पर हम बात करने वाले हैं। उसके साथ ही इस ब्रेकर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अरीवा का एसटी ब्रेकर है। यह ब्रेकर एसटी सप्लाई के अंदर यूज होता है। यहाँ पर मैं आपको 6.6 केवी वाले एसटी ब्रेकर के बारे में बताने वाला हूँ। अरीवा के जो दूसरे ब्रेकर आते हैं उनका मैकेनिज्म भी सेम सा होता है। तो आप यदि इस मैकेनिज्म को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरीवा के दूसरे एसटी ब्रेकर किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले इस सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस ब्रेकर का टाइप है HWX और इसका सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो वजन है वह 250 किलोग्राम है। उसके बाद यहाँ पर इसका वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 6.6 केवी का ब्रेकर है। उसके बाद इस ब्रेकर की कैपेसिटी 1250 एम्पियर है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी दी हुई है जो 40 किलो एम्पियर है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट, जो शॉर्ट सर्किट यदि होता है तो 40 किलो एम्पियर कितने सेकंड तक फ्लो हो सकता है, यहाँ पर 3 सेकंड दिया हुआ है। और यदि उससे ज़्यादा देर तक 40 किलो एम्पियर यानी 40,000 एम्पियर फ्लो होगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट है वह मेल्ट हो जाएंगे और सर्किट ब्रेकर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंसुलेशन लेवल दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7.2/20/60 किलो VP लिखा हुआ है। यह इम्पल्स विदस्टैंड वोल्टेज कहलाता है। इस ब्रेकर के अंदर जो क्लोजिंग कोयल है उसकी वोल्टेज सप्लाई 110 वोल्ट DC है और ओपनिंग कोयल भी 110 वोल्ट DC की है। उसके बाद यहाँ पर मोटर की ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है कि किस तरीके से यह ऑपरेट होगा। यदि हम पुश बटन की सहायता से इस ब्रेकर को ऑफ करते हैं या फिर कमांड के द्वारा यह ब्रेकर ऑफ होता है तो इसको बंद होने में 0.3 सेकंड का समय लगेगा और इस ब्रेकर को ऑन होने में मैक्सिमम 3 मिनट का समय लगता है। 3 मिनट का समय इससे लगता है क्योंकि ब्रेकर के अंदर सबसे पहले स्प्रिंग चार्ज होगी। स्प्रिंग चार्ज होने के बाद ब्रेकर के अंदर कमांड आएगी और ब्रेकर ऑपरेट होगा और ब्रेकर ऑन होगा। और सबसे ज़्यादा टाइम ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज करने में ही लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ और डिटेल दी हुई है। यहाँ पर आप इसका मेक भी देख सकते हैं, यहाँ पर अरीवा मेक का यह ब्रेकर है। अब हमने यहाँ पर इस ब्रेकर के ऊपर वाले ढक्कन को हटा लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर वाले ढक्कन को हटाने के बाद इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म दिख रहे हैं और सारे मैकेनिज्म हमें क्लियर दिख रहे हैं और ये मैकेनिज्म किस तरीके से काम करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इस ब्रेकर के अंदर यहाँ पर कुछ काले कलर का पार्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो काले कलर का पार्ट है यह ब्रेकर के अंदर लगे हुए रबड़ गुटके का पार्ट है। ब्रेकर के अंदर रबड़ गुटका लगा होता है। रबड़ गुटका जो होता है वह ब्रेकर के अंदर एक स्प्रिंग होती है ओपन और क्लोज करने के लिए, उस स्प्रिंग के ऊपर रबड़ गुटके को लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, इस तरह का रबड़ गुटका ब्रेकर में स्प्रिंग होती है उसके ऊपर लगा होता है। इस रबड़ गुटके के कारण ब्रेकर का मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है, जिससे होता यह है कि ब्रेकर यदि ऑन कंडीशन में पड़ा है तो ऑफ नहीं होगा और यदि ऑफ कंडीशन में पड़ा है तो ऑन नहीं होगा। तो इस रबड़ गुटके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रेकर को ऑन और ऑफ करने के लिए। और इस ब्रेकर के अंदर कोई भी पार्ट ख़राब नहीं होता है, केवल ये रबड़ गुटका ही बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और यह 2 साल के अंदर या फिर 3 साल के अंदर ख़राब हो जाता है। तो हमें ब्रेकर को निकाल कर उस ब्रेकर के अंदर रबड़ गुटके को चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम रबड़ गुटके को ही चेंज करने वाले हैं। रबड़ गुटके को किस तरीके से चेंज करना है आगे मैं आपको बताऊँगा। मेंटेनेंस करने से पहले हमें ब्रेकर को खोल कर उसे साफ़ कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम ब्लोअर मार कर इस ब्रेकर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब इस ब्रेकर के अंदर जो भी ऊपर का पार्ट है उसे हमें निकालना होगा। जो ऊपर का ढक्कन है उसे निकाल लेंगे और अंदर वाले मैकेनिज्म को पूरा बाहर निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर वाले मैकेनिज्म को पूरा बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ब्रेकर को डिसमेंटल किस तरीके से करना है उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए उसके लिए मैंने उस भाग को स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्रेकर के सारे मैकेनिज्म को बाहर निकाल लिया है। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रिंग्स लगी हुई है। इन स्प्रिंग के द्वारा ही यह ब्रेकर ऑन और ऑफ होता है। तो यहाँ पर इन स्प्रिंग के ऊपर रबड़ गुटका लगा होता है और ये रबड़ गुटका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और टाइम के हिसाब से और ब्रेकर के ऑन और ऑफ कंडीशन के हिसाब से यह रबड़ गुटका फेल हो जाता है, रबड़ गुटका ख़राब हो जाता है। इस रबड़ गुटके को ही हमें चेंज करना होता है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर जो लंबी वाली स्प्रिंग है इसके ऊपर जो रबड़ गुटका लगता है वह मोटी साइज़ का होता है और यहाँ पर जो छोटी वाली स्प्रिंग है इसके ऊपर पतली साइज़ का रबड़ गुटका लगाया जाता है। इन दोनों रबड़ गुटके को लगाने के लिए हमें ये वाली प्लेट को निकालना होगा। यहाँ पर एक कॉपर की प्लेट लगी होती है, इस प्लेट को हमें रिमूव करना होता है और उसके ऊपर रबड़ गुटके को लगाना होता है। इसी प्रकार उधर वाली प्लेट के ऊपर भी इसी तरीके से रबड़ गुटका लगा होता है। तो वहाँ पर भी हमें प्लेट को निकालना होगा और रबड़ गुटके को फिट करना होगा। रबड़ गुटके को फिट करने से पहले हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक निशान लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी नट बोल्ट हैं उनकी हमें चूड़ी गिन लेनी होगी, मतलब कितनी चूड़ी तक नट बोल्ट लगे हुए हैं। यदि हम एक चूड़ी भी ऊपर नीचे कर देंगे तो हमारे ब्रेकर का मैकेनिज्म या तो बहुत जल्दी काम करेगा या फिर काम करना बंद कर देगा या बहुत डिले करेगा। तो उस चूड़ी का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब भी इन नट बोल्ट को खोलें तो यहाँ पर जितने भी चूड़ी है उसको आप काउंट कर लें और जब ब्रेकर को वापस असेंबल करें
तो नट बोल्ट को लगाते वक्त उन चूड़ी के हिसाब से ही नट बोल्ट को लगाएं। जितनी चूड़ी पहले थी उतनी चूड़ी तक ही नट बोल्ट को टाइट करें। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ब्रेकर के अंदर लिमिट स्विच लगी हुई है। ये लिमिट स्विच ब्रेकर के मैकेनिज्म के साथ काम करती है। जब ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज होती है तो यह लिमिट स्विच दब जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज है। और जब ब्रेकर की स्प्रिंग डिस्चार्ज होती है तो यह लिमिट स्विच ऊपर की तरफ उड़ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ब्रेकर डिस्चार्ज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिमिट स्विच के साथ एक केबल निकली है, वह जाकर हमारे पैनल में कनेक्ट हो गई है और पैनल के अंदर वह इंडिकेशन के द्वारा जोड़ दी जाती है, जिससे पता चलता है कि हमारा ब्रेकर ऑन है, ऑफ है, सर्विस के अंदर है और स्प्रिंग चार्ज है, डिस्चार्ज है। वो सारी चीज़ें हम ब्रेकर के ऊपर इंडिकेशन लैंप देखकर पता कर सकते हैं। इस ब्रेकर के अंदर एक क्लोजिंग कॉइल होती है और 2 ओपनिंग कॉइल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लोजिंग कॉइल दी हुई है। इस क्लोजिंग कॉइल के द्वारा ही हमारा ब्रेकर ऑन होता है। हम इस ब्रेकर को इस क्लोजिंग कॉइल के द्वारा ऑन कर सकते हैं यदि हमें ब्रेकर को ऑटो में ऑन करना है, और इस ब्रेकर को यदि हमें मैनुअल ऑन करना है तो इसके ऊपर एक बटन भी दिया होता है। उस बटन के द्वारा भी हम ब्रेकर को मैनुअल के अंदर ऑन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये ब्रेकर एसटी सप्लाई के अंदर यूज होते हैं, तो इनको मैनुअली ऑन और ऑफ नहीं किया जाता है, इन्हें किसी रिमोट लोकेशन से ही ऑन ऑफ किया जाता है। तो रिमोट लोकेशन से ऑन और ऑफ करने के लिए इसके अंदर ट्रिपिंग कॉइल और क्लोजिंग कॉइल लगी होती है। क्लोजिंग कॉइल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लोजिंग कॉइल लगी हुई है, यह बहुत ही पावरफुल कॉइल होती है। आप देख सकते हैं ये क्लोजिंग कॉइल जाकर इस प्लंजर से टकराएगी और यह प्लंजर मैकेनिज्म से टकराएगी और हमारा ब्रेकर जो है वह तुरंत ऑन हो जाएगा। ऑन करने के लिए सबसे पहले ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। यदि ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो ब्रेकर ऑन नहीं होगा। स्प्रिंग चार्ज होने के बाद ही ब्रेकर को ऑन किया जा सकता है। अब इस ब्रेकर के यहाँ पर 2 ट्रिपिंग कॉइल दी हुई है। 2 ट्रिपिंग कॉइल इसलिए दी हुई है यदि इस ब्रेकर की एक ट्रिपिंग कॉइल ख़राब भी हो जाती है तो दूसरी कॉइल के द्वारा इस ब्रेकर को बंद किया जा सकता है, इसीलिए एक एडिशनल ट्रिपिंग कॉइल दी हुई है। 2 ट्रिपिंग कॉइल इसलिए दी हुई है यदि कोई इमरजेंसी आती है और उस कंडीशन के अंदर एक कॉइल ख़राब हो गई हो तो भी दूसरी कॉइल के द्वारा हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाए और तुरंत ही इमरजेंसी के अंदर सप्लाई को ऑफ कर दे, इसीलिए 2 ट्रिपिंग कॉइल दी हुई होती है। जैसे ही इन ट्रिपिंग कॉइल पर सप्लाई दी जाएगी तो इसके अंदर एक मैग्नेट जनरेट होगा। वह मैग्नेट इस रोड को ऊपर की तरफ धकेलेगा और यह रोड जाकर इस पत्ती से टकराएगी और ये पत्ती जाकर इस मैकेनिज्म से टकराएगी, जिससे हमारा ब्रेकर तुरंत ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक कनेक्टर दिया हुआ है। यह एक मेल टाइप का कनेक्टर है, इसके ऊपर फीमेल कनेक्टर लगता है। यह कनेक्टर हमारे ब्रेकर के अंदर जो भी इंटरलॉकिंग होती है उसके द्वारा जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर केबल लगी हुई है और वो केबल हमारे लिमिट स्विच के साथ जाकर जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ब्रेकर के अंदर एक मोटर दी हुई है। इस मोटर के द्वारा ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज करी जाती है। इस मोटर को 110 वोल्ट पावर सप्लाई के द्वारा चलाया जाता है। 110 वोल्ट डीसी सप्लाई के द्वारा ये मोटर चलती है और बहुत ही पावरफुल है और इसके द्वारा ही ब्रेकर की स्प्रिंग चार्ज होती है। और जैसे ही मोटर के अंदर कमांड दी जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर टाइप का पार्ट दिया हुआ है। ये गियर टाइप का पार्ट घूमने लगता है और घूमने के साथ ही यह पोजीशन पर आकर रुक जाता है। यहाँ पर 2 होल्डिंग के लिए पिन भी दी हुई है, जिससे यह गियर को रोकने का काम करती है, गियर को होल्ड करने का काम करती है। अब इस ब्रेकर के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, जिसके ऊपर ऑन करने वाला, ऑफ करने वाला पुश बटन होता है। लॉक और फ्री करने वाला एक सेलेक्टर स्विच होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर इस तरह का एक ढक्कन लगा होता है। यहाँ पर आप इसके अंदर ऑन करने वाला पुश बटन, ऑफ करने वाला पुश बटन, उसके बाद ये एक सेलेक्टर स्विच जिसके द्वारा हम इसको फ्री और लॉक कर सकते हैं। अब फ्री करने के लिए हमें इसको ऊपर करना होता है। जैसे ही हम इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रोड दी हुई है, ये रोड भी ऊपर जाती है। उसके बाद ही हम ब्रेकर को बाहर निकालने के लिए हैंडल को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि इसको हम फ्री नहीं करेंगे, इसको ऊपर की तरफ नहीं करेंगे तो ये रोड नीचे की तरफ लटकी रहेगी और हम ब्रेकर को बाहर निकालने के लिए फ्री करना होगा। फ्री करने के लिए हमें रेड वाले पुश बटन को दबाना होगा और इस फ्री वाले बटन को घुमाना होगा, जिसके द्वारा यह रोड जो है ऊपर आ जाएगी। अब हम इसके अंदर हैंडल को डाल सकते हैं। हैंडल को डालकर ब्रेकर को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप इसका मैकेनिज्म समझ गए हैं। ये सब समझने के बाद अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। इस मैकेनिज्म को हमें फिर से ब्रेकर के अंदर फिट करना होगा। ब्रेकर के अंदर फिट करने के बाद इस तरफ वाली जो स्प्रिंग है उसे हमें सबसे लास्ट में लगाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको पूरा असेंबल कर लिया है। अब हम इसकी स्प्रिंग को लगा रहे हैं। इस स्प्रिंग को लगाने के बाद हमें इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। इसकी हमने चूड़ी काउंट कर ली थी। जब हमने इसके नट बोल्ट खोले थे तो हमने इसकी चूड़ी काउंट कर ली थी। इसकी चूड़ी बेसिकली जो पहला वाला बोल्ट होता है उसमें 13 होती है और जो ऊपर वाला बोल्ट होता है उसके लिए 20 और 21 होती है। किसी किसी ब्रेकर के अंदर यह 1-2 चूड़ी ऊपर नीचे रहती है, लेकिन बेसिकली 13 और 21 वाला जो फिगर है वह बेसिकली सारे ब्रेकरों के अंदर होता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग लगाने के बाद हमें इन दोनों नट बोल्टों को टाइट करना है। उसके बाद ये चूड़ी काउंट कर लेनी है, उस चूड़ी के अकॉर्डिंग ही हमें इसे टाइट करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ब्रेकर का मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, ब्रेकर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और ब्रेकर के अंदर जो रबड़ गुटके होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, रबड़ गुटके को किस तरीके से चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके लिए उस तरह के वीडियो बनाकर दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।